Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this part 3 video of cost and revenue series, cost and revenue analysis series, we are going to cover up your revenue analysis, and this is going to be your last part for cost and revenue chapter. So without much ado, let's get started. So मैंने आपको कॉस्ट करा दिया है. अगर आपने मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, if you haven't watched the two parts of the cost series, I'm going to leave the link in my description below. Kindly go check it out and then come back to this part 3 video. ठीक है. Now अब बारी है revenue analysis का. So revenue के साथ start करते हैं. सबसे पहले what do we mean by revenue? Revenue का मतलब क्या होता है? So revenue is referred to as the receipts आप समझते हैं. Receipts is basically जो रसीद मिलता है हमें जब भी कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो वाउचर मिलता है वो जस्टिफाई करता है कि एक फर्म को इतना इनफ्लो पैसा मिला है उस प्रोडक्ट के लिए. सो रेवेन्यू इज द रिसीट्स रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल, विच इज योर कीवर्ड. ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ एन आउटपुट. सो अगर आपसे पूछेगा रेवेन्यू क्या है, तो आप बोलोगे रेवेन्यू आर द रिसीट्स ऑफ द फर्म. वो पैसा जो फर्म को मिलता है ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स सेल, बेचने से. सो प्लीज रिमेंबर दैट प्रोडक्शन चैप्टर, विच इज चैप्टर 7, इट वॉज एसोसिएटेड विथ फैक्टर्स, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर हमने किया था लॉ ऑफ रिटर्न में. कॉस्ट was associated with production. So on the basis of production of goods and services, we would incur the cost. And revenue is going to be associated with your sale. कि जितना output बिकेगा उसके हिसाब से कितना पैसा आएगा. That is what your revenue implies. ठीक है. Now before we get into the revenue behavior for the different kind of firm, first we need to understand the concepts of revenue. So आइए कॉन्सेप्ट बनाते हैं. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. जैसे हमने प्रोडक्शन को 3 कॉन्सेप्ट में बनाया, कॉस्ट को 3 कॉन्सेप्ट में बनाया, वैसे ही रेवेन्यू भी आपका 3 कॉन्सेप्ट में बनेगा. यानी इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट यानी कि एवरेज रेवेन्यू, एंड इन टर्म्स ऑफ चेंज, विच इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट विल बी योर टोटल रेवेन्यू? नथिंग बट जस्ट द टोटल रिसीट्स of a firm from the sale of the entire output. जितना भी गुड्स फर्म बेचेगा उसमें उसको जितना भी पैसा मिला, रिसीट मिला, वो कहलाएगा आपका टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म एसोसिएटेड विथ सेल. टॉकिंग अबाउट एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? It will be your per unit revenue earned from the sale. यानी एक एक यूनिट पे कितना पैसा कमाया, that is your per unit revenue earned. ठीक है. And talking about marginal revenue would be your change in total revenue. It will be your change in total revenue from the sale of an additional unit. मतलब एक एक्स्ट्रा आउटपुट को बेच के फर्म को कितना इनकम मिला, कितना उसका टोटल रेवेन्यू चेंज हुआ, that will be represented by marginal revenue. So it is a change in total revenue
फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, यानी वन एक्स्ट्रा आउटपुट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट निकाला कैसे जाएगा, हाउ विल यू डिराइव टोटल रेवेन्यू। इट इज नथिंग बट जस्ट योर जो भी आप प्राइस चार्ज कर रहे हो इनटू जितना यूनिट्स आपने बेचा, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी विल बी योर टोटल रेवेन्यू। टॉकिंग अबाउट एवरेज रेवेन्यू, कोई भी चीज का एवरेज हम लोग कहां से निकालते हैं, टोटल से निकालते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू भी निकलेगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट, जितना यूनिट्स हम लोग बेच रहे हैं, तो वो हमें हमारा पर यूनिट रेवेन्यू दे देगा। एंड टॉकिंग अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय चेंज, राइट। सो इट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कितना हमारा टोटल रेवेन्यू चेंज हुआ जब हमने एक एडिशनल आउटपुट और बेचा। सो डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू, क्योंकि हम लोग एडिशनल आउटपुट का बात कर रहे हैं, यानी आउटपुट इज गोइंग टू चेंज बाय वन एडिशनल यूनिट, वन यूनिट एट अ टाइम। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो दैट मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एन आइटम विल बी TRN minus TRN minus 1। ठीक है, the present TR minus the previous TR। now एक और important चीज, please make a note of this, that जो भी हमारा average revenue आएगा और फर्म जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो सेम ही चीज है। so average revenue is same as price। why? always, हमेशा average revenue is same as price। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आइए इसको प्रूफ करते हैं। हमने क्या बोला, सिंस एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, राइट, एंड वी नो दैट टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, हमने अभी किया था, दैट टीआर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एवरेज रेवेन्यू को, दैट एवरेज रेवेन्यू इज इंस्टेड ऑफ टीआर आई कैन रिप्लेस इट बाय प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी। सो हियर योर क्वांटिटी इज कैंसिल्ड एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, प्राइस। सो एआर और प्राइस सेम ही चीज होता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। एंड साथ ही साथ कीवर्ड कॉपी मेंटेन करिए क्योंकि वो आपको एग्जाम के एंड में काम आएगा। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिहेवियर ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू behavior of total revenue, average revenue and marginal revenue under different market structure। so हमें यहां पे कवर अप क्या करना है, हमें कवर अप करना है कि टीआर एआर एमआर का बिहेवियर एक तो होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कैसा बिहेवियर आएगा, एंड दूसरा अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, कैसा आएगा। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, यही बस इस टॉपिक में है एंड रेस्ट ऑल विल बी डन विद द चैप्टर आफ्टर दैट। चलिए, सो टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, अगर सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का बात करें, सो परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड by a large number of buyers and sellers। ठीक है, very large number of buyers and sellers, इतना ज्यादा लार्ज कि इंडिविजुअल फर्म का शेयर, दैट इंडिविजुअल फर्म होल्ड्स अ negligible share in the market's output, and this negligible share is your keyword। so मतलब बायर सेलर्स इतने लार्ज है कि एक इंडिविजुअल फर्म की कैपेसिटी में
प्राइस को इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फर्म का मार्केट के ऊपर अपना एक पकड़, अपना एक कैप्चर होता है. एंड व्हेन देयर आर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो उससे मार्केट के ऊपर जो ग्रिप होता है, जो एक पकड़ होता है, कैप्चर होता है, वो धीरे धीरे सब में बढ़ जाता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो शेयर होता है, मार्केट कैप्चर होता है, वो ऑलमोस्ट नलिफाई, नेग्लिजिबल हो जाता है. सो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर 2-3 सेलर्स आ भी जाए तो भी मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, एंड 2-3 सेलर्स छोड़ के चले भी जाए तो भी मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं होगा. 3-4 बायर्स और आ जाए तो भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15 बायर्स छोड़ के चले भी जाए तो भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा. सो ओइंग टू द एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इंडिविजुअल फर्म एंड बायर्स का मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट influence the market price. ठीक है, इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. तो हाउ इज द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइंड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट? In this kind of market, prices are determined by market forces of demand and supply. जो हमने चैप्टर 6 किया था कि इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम को यूज करके, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को यूज करके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है, उसके हेल्प से प्राइस एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर में. ठीक है, एंड जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है, जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है, हर एक फर्म को वही प्राइस चार्ज करना पड़ता है. मतलब एक इंडिविजुअल फर्म, ये पूरा हो गया इंडस्ट्री के लिए, और ये हो गया एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में. ठीक है, कि जब इंडस्ट्री ने एक प्राइस सेट कर दिया है, तो इंडिविजुअल फर्म अपने कैपेसिटी में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. प्लीज रिमेंबर दैट. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला परफेक्ट कंपटीशन को लेके? कंक्लूजन ये निकला दैट प्राइसेस अंडर perfect competition are, please use the keyword given. Don't say that prices under perfect competition are constant. No, that is wrong. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइस चेंज नहीं हो सकता है. प्राइस चेंज हो सकता है अगर पूरे इंडस्ट्री में चेंजेस आए तब. पूरे इंडस्ट्री में अगर चेंजेस आया तब प्राइस चेंज हो सकता है. इट इज पॉसिबल. लेकिन इंडिविजुअल फर्म की गिवन कैपेसिटी में अकेले प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाना is not possible, and therefore we say prices are given to the firm under perfect competition. Do not write that prices are constant under perfect competition. It might cost you some marks. ठीक है, please remember that. So prices are given, and due to given prices अब हमारा behavior कैसा होगा perfectly competitive market का? तो आइए चलिए बनाते हैं, behavior करते हैं. हमने किया that prices under perfect competition are given to them. So it is already fixed for them by the industry. So मैं यहाँ prices ले लेता हूँ. Prices I would take for example, आप 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन इंडस्ट्री ले लीजिए कि हर एक फर्म 3-3 रुपए में ही बेचता है. So prices 3, 3, 3, 3 and 3. ठीक है, फिर चाहे वो आउटपुट यानी क्वांटिटी 0 बेचे, 1 बेचे, 2 बेचे, 3 बेचे, 4 बेचे या 5 बेचे. So prices are already given for the perfect competition irrespective of the level of output sold. So इससे अगर हम लोग हमारा टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू निकाले तो कैसा आएगा? आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू विल बी प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 3 into 0 is 0, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9,
3 4s are 12 and 3 5s are 15. So since prices under perfect competition are given prices under perfect competition are given, therefore when the output sold increases, जब आप ज्यादा बेचोगे आपका total revenue is also going to increase. See, can you see this? Total revenue is also increasing. But since prices are given, they are not changing irrespective of level of output sold. Therefore, total revenue increases, but at a कितना का difference है 3, 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 कितना का difference है 3. So it is increasing, but at a constant rate. ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ कांस्टेंट रेट. एंड इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा गिवन प्राइसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो जब इसको ग्राफिकली हम लोग अब प्लॉट करेंगे, y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस आउटपुट, टोटल रेवेन्यू. कितना लेना है टोटल रेवेन्यू? 3 के ही गैप में ले लेते हैं. 3 6 9 12 and 15. 1 2 3 4 and 5. सो जीरो लेवल पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 0 है. फर्स्ट पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. सेकंड पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. थर्ड पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. फोर्थ पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है. 12 आ रहा है. एंड फिफ्थ पे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. सो इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वील गेट टू सी दैट वी गेट अ पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व मिल रहा है. ठीक है, पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द origin, positively sloping straight line from the origin, depicting that total revenue is increasing but at a constant rate. यानी यहां से जो यहां का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस, 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 वो सेम आएगा. So it is increasing but at a constant rate. I hope that is clear. And why constant rate? Reason क्या होगा? Reason would be your given prices under perfect competition. That would be your reason. I hope that is clear. ठीक है, चलिए एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं. Now average revenue कैसे आएगा? Average revenue will be your टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी. आप कर दो तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. या फिर मैंने आपको क्या बोला कि प्राइसेस और एवरेज रेवेन्यू सेम होगा. ठीक है, सो आइए टी आर बाय क्यू करके निकालते. पहले 0 by 0 विल बी नील, नथिंग. 3 by 1 विल बी 3, 6 by 2 विल बी 3, 9 by 3 विल बी 3, 12 by 4 विल बी 3, 15 by 5 विल बी 3. क्योंकि because TR is increasing at a constant rate, it is not changing with the increase in output sold. बोल के जो पर यूनिट, जो आप कांस्टेंट रेट बोल रहे हो, तो पर यूनिट रेवेन्यू अर्न्ड जो आएगा वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, वो भी तो सेम ही आएगा, वो भी चेंज नहीं करेगा. एंड बिसाइड्स जब हमारा प्राइस ही गिवन है, प्राइसेस ऑलरेडी फिक्स्ड है एंड प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, तो प्राइस 333 है तो एवरेज रेवेन्यू भी 333 ही आएगा. एंड देयरफॉर ग्राफ का अगर बात करें, डायग्राम कैसा बनेगा? सो y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस, यहां आ जाएगा आउटपुट. प्लीज लेबलिंग सही से करिएगा. ठीक है, एंड यहां आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू. राइट, हम लोग एवरेज रेवेन्यू कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं. फिर चाहे आउटपुट सोल्ड 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है. सो जो प्राइस है हमारा, इवन अगर कुछ नहीं भी बेच रहे तो भी प्राइस इज देयर फॉर 0 लेवल ऑफ आउटपुट एज वेल. 3 ही है. फिर चाहे फर्स्ट यूनिट बेचे तो भी 3 आ रहा है, सेकंड बेचे तो भी 3 आ रहा है, थर्ड बेचे तो भी 3 आ रहा है, फोर्थ पे भी 3 आ रहा है,
फिफ्थ पे भी 3 आ रहा है. इन अदर वर्ड्स लोकसेस को अगर ज्वाइन करेंगे तो वील गेट टू सी कि जो हमारा प्राइस है, whatever is our price, that itself is equal to AR. and therefore इसको ग्राफ में लोग ऐसे लिखता है that P is equal to AR. ठीक है, P is equal to AR, price is equal to average revenue. I hope that is clear. And now talking about marginal revenue. Marginal revenue क्या होगा आपका? Change in revenue होगा. किसमें change? Total revenue का change when one additional output is sold. जब एक extra unit बिक रहा है. So कैसे निकालेंगे हम लोग marginal revenue? Marginal revenue will be derived as TRN minus TRN minus 1. Right? The present TR minus the previous one. So zero level पे हम लोग कितना लेंगे? MR nil, nothing. And then it will be 3 minus 0, which is 3, 6 minus 3, 3, 9 minus 6, 3, 12 minus 9, 3, and 15 minus 12 is also 3. Now, since every additional output, हर एक extra unit जो बिक रहा है, it is being sold at a same price than the previous one, like the previous one. Every additional output is sold at a same price like the previous one. So जो additional revenue generate होगा from the additional output sold, it is also going to be your same, and therefore marginal revenue is coming just as same as your average revenue. So in other words, in a perfect competition market, your whatever is your price, that itself is your AR and that itself is your MR as well. ठीक है, price is equal to AR is equal to MR under perfect competition. And इसका रीजन क्या हो गया? इसका रीजन हो गया सबका ड्यू टू गिवन प्राइसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन. डू नॉट से कांस्टेंट प्राइसेस, आई एम रिपीटिंग अगेन. ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए ग्राफिकली AR एंड MR कर्व कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो इट इज योर हॉरिजॉन्टल straight line parallel to x axis. ठीक है, AR and MR is a horizontal straight line parallel to x axis. and ये जो behavior निकला, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा, that AR is equal to MR under perfect competition. ये काम आएगा differences में जब अगला चैप्टर करेंगे तो. ठीक है, for perfect competition average revenue is equal to marginal revenue. I hope that is clear. चलिए moving towards the लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक. सो यहां हम लोग करेंगे बिहेवियर ऑफ TR, AR एंड MR अंडर imperfect competition. ठीक है, which is not a perfectly competitive market, under imperfect competition. Now, competitive market like मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे हो गया मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक. नाउ डोंट वरी, ये क्या होता है आपको अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, विच इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ठीक है, उस पर आपको ज्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं वगैरह वगैरह. अभी जस्ट जान लीजिए कि मोनोपोली जहां एक सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक जहां पे बहुत सारे सेलर्स है, बट उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सो परफेक्ट कंपटीशन में जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है दैट इज इनसिग्निफिकेंटली लार्ज, यानी बहुत सारे हैं. बट मोनोपोलिस्टिक में फेयरली लार्ज है, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले जो इनके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है वो थोड़े से कम होते हैं कंपेटिटिव फर्म से. ठीक है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स प्रोडक्ट बेचते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर. क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं. एंड ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत बार ब्रांड वॉर्स भी होते हैं उनके बीच में, कि हर एक फर्म अपने ब्रांडिंग के थ्रू दूसरे ब्रांड को आउट परफॉर्म करने का कोशिश करता है. सो इस टाइप के इम्परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में एक्सपेक्ट किया जाता है दैट हमेशा फर्म्स शुड reduce the price
इन ऑर्डर टू सेल मोर, कि उन्हें अगर ज्यादा बेचना है, इफ दे वांट टू सेल मोर and if they want to outperform their competitor, they should always consider reducing the price. हमेशा दूसरे कंपेटिटर से दाम को सस्ता करके बेचिए, आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा. सो इसी फंडामेंटल के साथ, इसी प्रिंसिपल के साथ, अगर इम्परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट अगर अपना प्राइसेस को रिड्यूस करे ज्यादा बेचने के लिए, तो फिर उनका बिहेवियर कैसा आएगा टीआर एआरएमआर का, आइए करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो आई टेक माय आउटपुट, ठीक है, आई टेक माय प्राइस, आई टेक माय टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो आउटपुट सोल्ड इंक्रीजेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. एंड प्राइसेस स्टार्ट करते 10 से. फर्स्ट लेवल के लिए 10 ही रखते हैं, क्योंकि अगर जब तक कुछ बिकेगा नहीं तो जो दाम होगा बिना बेचे आप थोड़ी कम कर दोगे. जब बिकना शुरू होगा उसके बाद आप कम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है. सो आई एम कीपिंग इट 10 10 एंड देन उसके बाद लेट्स रिड्यूस इट बाय 1 1 ईच. सो 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है. यही बोला गया है दैट फर्म्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन दे शुड कंसिडर रिड्यूसिंग द प्राइस in order to sell more. So हमने prices को कम कर दिया continuously as the number of output sold increases. तो फिर अपना TR कैसा आएगा? What would be your total revenue? तो आइए निकालते हैं total revenue क्या आएगा. सबसे पहले TR कैसे निकलेगा? Price into quantity करके. तो आ जाइए मल्टीप्लाई करते हैं. 10 into 0 will be 0. 10 ones are 10, 9 twos are 18, 8 threes are 24, 7 fours are 28, 5 six are 30, 6 fives are 30, 7 fours are 28 and 8 threes are 28 and 8 threes are 24. So ध्यान से बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए कि when the prices are continuously reduced, ठीक है, when the prices are continuously reduced to sell more, initially with the increase in the output sold, our total revenue does increase, ठीक है. Our total revenue is increasing. बट क्योंकि प्राइसेस कंटिन्यूअसली आप कम करते जा रहे हो एडिशनल आउटपुट बेचने के लिए, सो जो रेट ऑफ चेंज आएगा टोटल रेवेन्यू का हर सक्सेसिव सेल के साथ, उसका प्रपोर्शंस डिक्रीज हो रहा है. यानी यहां से यहां कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है. उसके बाद कितना का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है. उसके बाद कितना का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है. फिर कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है. फिर 2 का डिफरेंस है एंड देन 0 का डिफरेंस है. सो इट इज इंक्रीजिंग but at a decreasing rate, ठीक है. It is increasing but at a diminishing rate. And then there comes a point that if continuously the output sold is if the prices are decreased for the output sold, हमारा total revenue एक point के बाद ये 30 पे maximum पे आ जा रहा है and at the same time it is constant over there, वहां आके रुक जा रहा है, ठीक है. It remains constant and beyond a point if we continue to decrease the output, वापस से जो हमारा total revenue है after a point of time it starts to decrease, ठीक है. It starts to decrease, it starts to fall. तो ये बिहेवियर हमने कुछ कुछ किया है ऐसा पहले भी, राइट. इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट टोटल यूटिलिटी में किया था, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट टोटल प्रोडक्ट में किया था, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट वेरिएबल कॉस्ट में किया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में किया था, टोटल कॉस्ट में किया था. तो ऑलरेडी हमें इसका आइडिया है. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आइए डायग्राम बनाते हैं. y axis origin, x axis output, total revenue, output sold is 1 2 3 4 5 6, चलो मैं 7 तक ही पकड़ रहा हूँ, 8 के लिए अभी जगह नहीं है यहाँ पे.
एंड कितना से टोटल रेवेन्यू चेंज कर रहा है, 30 तक मैक्स जा रहा है. सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 5 का डिफरेंस ले लेते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30. ठीक है. फॉर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड टोटल रेवेन्यू इज 0. फर्स्ट यूनिट पे टोटल रेवेन्यू इज 10. देन सेकंड पे इट इज 18, सो 20 और 15 के बीच में. फॉर थर्ड इट इज 24, सो 25 से थोड़ा सा नीचे. देन फोर्थ पे इट इज 28, सो 30 से थोड़ा सा नीचे. देन फिफ्थ पे इट इज 30. देन सिक्स पे इट इज 30 एंड देन सेवेंथ पे इट इज अगेन 28. तो आप लोकस का पोजिशनिंग देखिए, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना. सो इट इज लाइक इट इंक्रीजेस लाइक दिस, राइट, reaches its maximum and then starts to decline, starts to fall. So this is how your total revenue curve looks like. In other words, it is concave downward. ठीक है, it is concave downward, depicting that it is increasing. It is increasing but at a diminishing rate, at a decreasing rate. ठीक है. And then it reaches its maximum. At which point? At this point, for the sixth level of output, it reaches its maximum and remains constant, beyond which it starts to decline, it starts to fall. I hope that is clear. So here it is maximum and constant, and then it starts to fall, it starts to decline. ठीक है. चलिए, talking about average revenue curve now. Now average revenue कैसे निकलेगा? Average revenue will be calculated as TR by quantity. TR को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली प्राइस भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बट हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं. सो TR इज 0, आउटपुट इज 0, 0 by 0 will be nil, nothing. I hope now it is visible. Then 10 by 1 it will be 10, 18 by 2 will be 9, 24 by 3 will be 8, 28 by 4 will be 7, 30 by 5 will be 6, 30 by 6 will be 5, 28 by 7 will be 4 and 24 by 8 will be 3. So हम लोग क्या देख रहे हैं कि continuously as the output sold is increasing, average revenue curve is continuously declining, it is reducing. And why? Because prices are being reduced to sell more and more output. And since we know that price and average revenue same होता है, जो मैंने आपको बोला, so अगर prices reduce होंगे तो it would imply that average revenue is also decreasing. ठीक है. And now talking about marginal revenue. Marginal revenue कैसा आएगा? आइए निकाल लेते हैं. MR marginal revenue कैसे निकलेगा? It will be TRN minus TRN minus 1. ठीक है. So पहला पे तो nil आएगा, and then we'll start by 10 minus 0 will be 10, 18 minus 10 will be 8, 24 minus 18 will be 6, 28 minus 24 will be 4, 30 minus 28 will be 2, 30 minus 30 will be 0, 28 minus 30 will be minus 2 and 24 minus 28 will be minus 4. ये भी हमारा कुछ देखा देखा बिहेवियर है, क्योंकि prices are reduced to sell additional output, one additional unit, extra output, बोल के जो additional revenue यानी जो change in revenue generate होगा वो continuously decrease होते जाएगा. It is falling, but up till here it is positive. So जब तक marginal revenue is positive, total revenue is constantly increasing, continuously increasing. And the moment marginal revenue becomes equal to 0,
total revenue reaches its maximum and remains constant. So MR becomes equal to 0 after a point, and then when it goes negative, when marginal revenue goes negative, total revenue starts to fall. तो ये relation भी हमारा कुछ किया हुआ लग रहा है, that as long as marginal revenue is falling, total revenue is to increase at a diminishing rate. Marginal utility और total utility में भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना, that as long as marginal utility decreases, total utility increases at a diminishing rate. When marginal utility becomes equal to 0, total utility reaches its maximum and remains constant. And when marginal utility turns negative, total utility starts to decline. तो same relation यही हुआ यहाँ पे, that as long as marginal revenue is falling but it remains positive, total revenue increases at a diminishing rate. When marginal revenue becomes equal to 0, total revenue reaches its maximum and remains constant. And when marginal revenue turns negative, total revenue starts to fall. So basically, marginal revenue curve बनेगा कैसे? आइए बनाते हैं. इसके नीचे मैं एक और क्वाड्रेंट ले लूंगा. ठीक है, I'll take one more quadrant over here. Y-axis origin, X-axis output. इस कर्व में हम लोग एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू दिखाएंगे. तो सबसे पहला काम क्या है, हमने क्या किया, दैट व्हेन टोटल रेवेन्यू रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू इज टू बिकम 0. सो यहां से परपेंडिकुलर को करेंगे एक्सटेंड, नीचे तक लेके आएंगे, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट लेवल से शुरू होके इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, बिकम 0 एंड देन टर्न्स नेगेटिव लाइक दिस. किया हुआ है हमारा, ये यूटिलिटी के टर्म्स में हमने किया था. अच्छा, नाउ अ क्वेश्चन के फ्रैंक में तो दिया हुआ है यहां से, तो मैं क्या यहां से बनाऊं? सी मैथमेटिकली मेकिंग मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम हियर इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग, क्योंकि marginal revenue for the 0 level of output is nil. So it should start from the first level of output and not from the 0 level of output. But even if you make it from here, the council does not approve it wrong. It is considered as correct. So जैसे आपकी इच्छा, आपको फर्स्ट लेवल से बनाना है फर्स्ट से बनाइए, आपको 0 से बनाना है ओरिजिन से टच करके बनाना है ओरिजिन से बनाइए. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. एंड चलिए साथ साथ में रिलेशन भी लिख लेते हैं. पहला रिलेशन क्या होगा, that as long as marginal revenue is falling but it is positive, semicolon, total revenue increases but at a diminishing rate, at a decreasing rate. Second relation is that when marginal revenue becomes equal to 0, total revenue reaches its maximum and remains constant over there. And third is that when marginal revenue turns negative, becomes negative, total revenue starts to fall, starts to decline. So this is going to be your relationship between total revenue and marginal revenue. ठीक है, relationship between total and marginal revenue. And now talking about average revenue and marginal revenue कैसे प्लॉट होगा, तो आइए देखिए, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए पहले स्केड्यूल को, कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं. फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट. सो बेसिकली हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो शुरू कहां से होगा, वो शुरू यहीं से ही होगा, पहला पॉइंट से, क्योंकि वहां पे फॉर द फर्स्ट लेवल एमआर इज इक्वल टू ए आर. ठीक है, फॉर द फर्स्ट लेवल एमआर इज इक्वल टू ए आर. बट देन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट विच इज बीइंग सोल्ड, average revenue is greater than marginal revenue. ठीक है, average revenue is more than marginal revenue. एंड आपने सीखा भी है ना, इसीलिए तो क्या हो रहा है, that is why your average revenue is continuously falling. आपने कॉस्ट में क्या सीखा, प्रोडक्शन में क्या सीखा, कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट लेस रहेगा एवरेज प्रोडक्ट से, तो वो एवरेज प्रोडक्ट को गिराता है.
ये आपने किया था लॉ ऑफ रिटर्न में। फिर आपने सीखा था दैट मार्जिनल कॉस्ट अगर कम होगा एवरेज कॉस्ट से तो वो एवरेज कॉस्ट को गिराएगा, रिड्यूस करेगा। एंड सिमिलरली अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा एवरेज रेवेन्यू से तो वो एवरेज रेवेन्यू को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। एंड दैट इज व्हाई अगर आप कंटिन्यूअसली देखो जो एवरेज रेवेन्यू है वो थ्रू आउट डिक्रीज ही कर रहा है। और इसका रीजन क्या है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, दैट इज व्हाई। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। आई होप दैट इज क्लियर। सो जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि फर्स्ट लेवल को छोड़ के जहां पे वो लोग सेम पॉइंट से शुरू हो रहा है उसके बाद कंटिन्यूअसली जो अपना एवरेज रेवेन्यू है इट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। दिस विल बी योर एआर कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। सो फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मान लीजिए आउटपुट लेवल इसको ले लो Q1, सो Q1 पे अगर मार्जिनल रेवेन्यू है इतना, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, मार्जिनल रेवेन्यू है इतना तो इसी लेवल पे एवरेज रेवेन्यू है इतना। AR is above, AR is more than MR for every level of output. ठीक है, I hope that is clear. ठीक है, I hope that is clear. So यहां से मैं एक बना देता हूं ऐसे डॉटेड लाइन, ये बताने के लिए, just 1 second. हाँ, तो यहां मैं बना दे रहा हूं ऐसे डॉटेड लाइन, ये बताने के लिए दैट इफ यहां से पॉइंट A से पॉइंट B तक है MR का चेंज तो पॉइंट A से पॉइंट C तक है AR का चेंज। यानी इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट विच इज बीइंग सोल्ड AR इज ग्रेटर देन MR। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर MCQ पर्सपेक्टिव एंड आने वाले चैप्टर में भी काम आएगा। AR इज ग्रेटर देन MR। सो रिलेशनशिप क्या बनेगा AR एंड MR के बीच का? आइए बना लेते हैं relationship between AR and MR। क्या रिलेशनशिप होगा? That when AR is falling, MR is also falling, right? When AR is decreasing, MR is also decreasing, but MR, नीचे लिखता हूं, but MR is less than AR। ठीक है, but MR is less than AR। एंड दूसरा रिलेशनशिप होगा, आप स्केड्यूल को ऑब्जर्व करो, आप AR का चेंज देखो तो AR का चेंज कितना है? चेंज इन AR कि 9 से 10 1 का चेंज हुआ, 8 से 9 1 का हुआ, 7 से 8 1 का हुआ, 6 से 7 1 का हुआ, 5 से 6 1 का हुआ, 4 से 5 1 का हुआ। लेकिन वहीं MR का चेंजेस 2 का, 8 minus 10 is 2, 6 minus 8 is 2, 4 minus 6 is 2, rather minus 2 क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे हैं बट हम लोग माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 2 2 2 2 ईच। सो क्या मैं बोलूं रिलेशनशिप में, क्या मैं कहूं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कि जो अपना MR का चेंज है, MR जितना से चेंज कर रहा है इट इज डबल ऑफ AR, 2 into AR, ट्वाइस ऑफ AR। सो यही बनेगा आपका सेकेंड रिलेशनशिप, दैट द रेट of change in MR is, always remember the keyword is twice। ठीक है, not thrice, not 4 times 5 times but only double, twice the rate of change in AR, दुगना।
दुगना से चेंज कर रहा है। और इसके लिए अगर आपका रीजन पूछा जाए कि क्यों, why the rate of change in MR is double of AR? Because AR is your price, right? AR is equal to price. So when prices are reduced to sell extra unit of output, prices are reduced not just for one output but for all the output, right or not? कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने पहला यूनिट को 10 रुपए में बेचा, फर्स्ट यूनिट को आई एम सेलिंग एट ₹10 एंड सेकेंड यूनिट के लिए मैंने जब प्राइस को 9 किया, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं फर्स्ट यूनिट 10 पे बेच रहा हूं एंड सेकेंड यूनिट को 9 पे बेच रहा हूं। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। मैं रादर फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट दोनों को ही 9 पे बेच रहा हूं। सो दोनों से ही एक रुपए माइनस हो गए, राइट? सो जब एमआर आ रहा है, एमआर में जो रेवेन्यू फॉल हो रहा है वो तो दो बार गिर जा रहा है। मतलब कि अगर आपने थर्ड यूनिट 3 यूनिट को बेचने के लिए प्राइस और कम किया, यानी 3 रुपए में बेचा, तो ऐसा थोड़ी है कि पहला यूनिट को 10 में, दूसरा यूनिट को 9 में और तीसरा यूनिट को 8 पे बेचा। रादर आप तीनों यूनिट के लिए तो प्राइस 8 कर दे रहे हो ना, घटा दे रहे हो। तो सब में से -2 आपका रेवेन्यू हो गया। सो जो एमआर चेंज हो रहा है, मतलब जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, उससे प्राइस तो बहुत ज्यादा गिर जा रहा है, सबके लिए कट डाउन हो जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई एमआर का रेट ऑफ फॉल विल ऑलवेज बी डबल ऑफ एआर, दैट इज योर प्राइस। ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दैट द रेट ऑफ फॉल इन एमआर इज ट्वाइस ऑफ एआर। आपसे पूछा जाए व्हाई, तो इसका रीजन होगा बिकॉज व्हेन प्राइसेस आर रिड्यूस्ड टू सेल एडिशनल आउटपुट, इट इज नॉट just reduced for one output, rather it is reduced for all the outputs, सारे आउटपुट के लिए प्राइस कम हो रहा है, and that is why it is falling by twice of rate। आपको एक और एग्जांपल देखना, आप देख लो ट्वाइस होगा कि नहीं होगा। तो आइए मैं यहाँ प्राइस ले लेता हूं, से आप प्राइस ले लो 20, 18, 16, 14, ठीक है? क्वांटिटी आप मान लो 1, 2, 3, 4। आप टीआर निकालो, कितना आएगा? 20 into 1 20, 18 2 जा 36, 16 3 जा 48 एंड 14 4 जा 56। एआर आप निकालो, कितना आएगा? 20 by 1 20, 36 by 2 18, 48 by 3 16, 56 by 4 14। एंड आप एमआर निकालो, कितना आएगा? एमआर आ जाएगा, पहला वाला तो नील, कुछ नहीं आएगा। 36 minus 20 is 16, 48 minus 36 is 12 and 56 minus 48 will be 8। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एआर का चेंज कितना है, तो आप बोलोगे कि एआर का चेंज इज बाय 2 ईच, 2 रुपए से कट रहा है, राइट? चेंज इन एआर इज बाय ₹2। और मैं बोलूं कि एमआर का चेंज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ 4 से गिर रहा है। 12 minus 16 is 4, 8 minus 12 is 4, so 4 से। तो क्या आया? दैट एमआर इज इक्वल टू डबल ऑफ एआर, 2 into एआर। और इसका रीजन, because when prices are reduced for all the commodity, कि जब prices को कम किया जा रहा है, prices को जब कम किया जा रहा है, so it is reduced for both, कि दोनों आउटपुट को 18 पे ही बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आउटपुट को 20 और दूसरा पे 18, नहीं, दोनों के लिए ही 18 हो रहा है। सो प्राइस दोनों आउटपुट के लिए कम हो जा रहा है, बोल के रेवेन्यू भी ज्यादा प्रपोर्शन से गिरेगा। I hope that is clear. And with this, we wrap up our cost and revenue analysis. अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में नीचे डालिएगा। आपको नोट्स चाहिए, go and download my app, RN Tutorials, if you are an Android user. If you are an iOS user, then download Class Plus app. वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड है, my organization code is PLYMMV। उसको पंच इन करिए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द नोट्स। सो यहां तक हमारा आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Until then, keep smiling, keep studying. I'll see you in my next video with Producers Equilibrium. Take care. Bye bye.